चंद्रगुप्त यवन छावनी में मगध के मौर्य की चमत्कारी कहानियां फैलाता है। सेल्यूकस को जब इन कहानियों पर विश्वास नहीं होता तो चंद्रगुप्त बताता है कि धनानंद अपनी सेना सहित कारवास आ चुका है। इस बीच कारवास में महाराज चित्रसेन के राजमहल में धनानंद सभी आमंत्रित सीमांत राजाओं के समक्ष सिकंदर का डर बता मगध को सुरक्षा कर देकर मैत्री संधि करने का प्रस्ताव रखता है। इंद्रदत्त चाणक्य को कैलिस्थनीस के बारे में बताता है। चाणक्य उसके बारे में सुनते ही उससे मिलने की इच्छा प्रकट करता है। उसी रात चंद्रगुप्त यवन छावनी के प्रांगण में लगे राजचिन्ह को उड़ा देता है। तभी सारे यवन दूर पहाड़ की चोटी पर अपने राजचिन्ह को जलते हुए देखते हैं और यवन छावनी में मौर्य का नाम जंगल की आग की तरह फैल जाता है। उधर कारवास में धनानंद राजा चित्रसेन की सुंदर पोती राजकुमारी मृगनयनी को देख उसके सौंदर्य पर लट्टू हो जाता है। देखिए, मुझे सचमुच खेद है, क्षमा करें। आप अभी क्या कर रहे थे? कोई ऐसे भोले भाले मूक प्राणी के साथ ऐसे निष्ठुरता करता है क्या? इसे अगर पीड़ा हुई, दर्द का एहसास हुआ तो ये किसे जाकर बताएगा? बताइए। हाँ हाँ, आप जानते हैं, मूक पशु मारने वाले से कभी प्रेम नहीं करते, सिर्फ बचाने वाले से करते हैं, है ना? जी जी, सर्वथा उचित कहा आपने। हम अपनी इस भूल के लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। हम ये वचन देते हैं कि आज के बाद किसी भी पशु पक्षी को हम कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। कदाचित यदि किसी ने भी ऐसा अपराध किया तो हम उसे दंड देंगे। सच। दंड? क्यों? क्यों? यही बात प्यार से भी तो समझाई जा सकती है ना? प्रेम से? प्रेम से समझाएंगे, प्रेम से। महाराज, कोई समस्या तो नहीं है? समस्या? नहीं। हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम।
हम सोच रहे थे वो जो सुरक्षा संधि का प्रस्ताव हमने रखा है रक्षा कर वाला, उस पर आपके साथ बैठकर शांत वातावरण में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। हम समझाते हैं आपको प्रेम से। तिरकिट धार। आइए। धनानंद। हाँ सम्राट, सकला साहब वो लड़का कह रहा था मगध ने हमारी सेना के विनाश के लिए कुछ असाधारण योद्धा भेजे जिसे वो सब मौर्य कहते हैं। किंतु ये सारी बातें बड़ी काल्पनिक सी लगती हैं। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं सम्राट। निश्चित रूप से वो कहानियां बना रहा है। बात काटने के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु प्रश्न ये उठता है कि यदि ये मात्र कहानियां हैं तो फिर पहाड़ की चोटी पे था। कोई भी हो सकता है वो, इसमें क्या है? कोई भी, और इस कोई भी का इतना साहस कि वो ग्रीक सैनिक छावनी के बीच में, जहां सैकड़ों सैनिक सशस्त्र सदैव पहरा देते रहते हैं, वहां से राजकीय चिन्ह चुरा ले जाता है। इस दुस्साहसिक कार्य के लिए या तो किसी बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है, अथवा मैं इसे अभूतपूर्व योद्धा मानूंगा। उसे अभूतपूर्व योद्धा बताकर आप मेरे सम्राट का अपमान कर रहे हैं कैलिस्थेनस। सेल्यूकस, ये मेरे भी उतने ही सम्राट हैं जितने आपके। फिर भी बाहर जो सैनिक खड़े हैं, जिनके मन में सम्राट के प्रति उतनी ही आस्था है जितनी आप में और मुझ में है, सभी मन ही मन राजकीय चिन्ह के यूं जलने को देवताओं की तरफ से दिया गया पूरा संकेत मान रहे हैं, अपशकुन मान रहे हैं। एक बात सदा याद रखनी चाहिए, जो दिखता है इंसान उससे उतना नहीं डरता जितना उससे डरता है जो नहीं दिखता। हो सकता है ये एक संकेत है। कैसा संकेत? हो सकता है ग्रीस को महाराज की आवश्यकता है। वैसे भी हमें मातृभूमि छोड़े कई वर्ष हो चुके हैं, और हो सकता है इस समय बजाय आगे आक्रमण करने के जो कुछ प्राप्त हुआ है उसे भविष्य के लिए व्यवस्थित और सुदृढ़ करने का हो। सम्राट, मैं तो कहता हूं आप इन बातों पर ना आए। ग्रीस तो हम वापस जाएंगे, किंतु इतने आगे आने के बाद इस धरती पर ग्रीस सेना और सिकंदर का परचम लहराए बिना हम वापस नहीं जाएंगे। मुझे नहीं पता मेरे छोटे भाई, मेरे बंधु
क्यों इस बात को मान नहीं रहे हैं कि यह किसी साधारण व्यक्ति नहीं मान सकता मैं ये बात, क्योंकि जिस मौर्य ने हमारे सैनिकों और रक्षकों की आंखों में धूल झोंककर राज चिन्ह को उड़ाया। ढूंढ रहे हैं सैनिक मेरे। इतने समझदार होते हुए तुम इतने हताश क्यों हो कैलिस्थेनस? कहीं तुम्हारा भरोसा अपने सम्राट के प्रति डगमगा तो नहीं गया? नहीं मेरे सम्राट, किंतु मैं समय को रंग बदलते देख रहा हूं। लेकिन निर्णय समय को नहीं, निर्णय हमें लेने। कल क्या होगा इसका निर्णय हम करेंगे। मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए सम्राट। मैं साबित कर दूंगा कि आग किसी साधारण व्यक्ति ने लगाई थी। उसके बाद हम आराम से व्यास नदी पार कर सकेंगे। चलो अब विश्राम के लिए थोड़ी देर भारतीय सुंदरता भी देख लें। बैठे बिठाए जंगल हमें ये उपहार दे रहा है, क्या बोलते हो? चलो फिर। ले लो आनंद, चलो। लगता है कोई संकट आ गया है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो जल्दी।
सहायता करनी चाहिए। चलो जाकर सैनिकों को बुला कर लाते हैं। हाँ? राजकुमारी, 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 चलो जल्दी, हम किसी की सहायता लेकर आते हैं। चलो। चलो यहाँ से। नहीं, छोड़ दो मुझे, दूर हटो, छोड़ो मत हमें। देखो ये लोग कभी भी वापस आ सकते हैं, चलो यहाँ से। नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, तुम हत्यारे हो। आचार्य, आप कहीं जा रहे हैं? योजना को कार्य रूप देने का समय आ गया है। नियति रच रही है अपना खेल, किंतु एक बात सदैव याद रखना, नियति मात्र संयोग नहीं, मनुष्य के समक्ष उपलब्ध एक विकल्प मात्र है। उचित समय पर उचित विकल्प का उपयोग ही बुद्धिमत्ता है। किंतु सब कुछ नियति के हाथों छोड़कर बैठने वाले लोग ना तो कभी कुछ बन पाते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं। कैलिस्थनीस से मिलने का समय आ गया है, जो सिकंदर की सोच को प्रभावित कर सकता है। इंद्रदत्त ने पंचनद में एक विद्वान सभा आयोजित की है, जिसमें बुलाया गया है उसे। पर आचार्य, कैलिस्थनीस को इतनी आसानी से प्रभावित किया जा सकता है क्या? मनुष्य जब बुद्धि से तनाव में होता है, चिंताग्रस्त होता है, तब उसका चित्त भी संशय में होता है।
ऐसे समय में उसके मस्तिष्क, उसकी बुद्धि से खेला जा सकता है, अपने विचार उस पर रोपे जा सकते हैं। मैंने सदा कहा है, वर्ष भर में फल चाहिए तो धान की बुवाई करो, 10 वर्षीय योजना हो तो पेड़ उगाओ, और योजना यदि जीवन भर की हो तो लोगों को शिक्षित करो। कैलिस्थनीस को जनता के प्रति एक राजा के कर्तव्यों के बारे में शिक्षा दूंगा मैं, जो उसके मन के संशयों को हिलाएगी, उसके विचारों को जगाएगी। इन विचारों से प्रभावित कैलिस्थनीस से सिकंदर जब विचार विमर्श करेगा तो वो सिकंदर से कहेगा कि महाराज, जो आप कर रहे हैं वो अनुचित है। इस प्रकार वो सिकंदर के मन के भय को हवा देगा, उसे प्रेरित करेगा पीछे हटने के लिए। सिकंदर ने महाराज पुरु पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। उत्तर में मैं सिकंदर पर आक्रमण करूंगा। अंतर मात्र इतना होगा कि सिकंदर ने उन पर तलवार से वार किया था और मैं सिकंदर पर बुद्धि से वार करूंगा। ये दोहरे प्रयास, एक जो चंद्रगुप्त की ओर से हो रहे हैं और दूसरा जो कैलिस्थनीस के समझाने से होगा। इन दोनों प्रयासों के कारण सिकंदर विवश हो जाएगा, व्यास नदी पार नहीं कर पाएगा और उसे वहां से पीछे हटना पड़ेगा। तो ढूंढो मृगनयनी को, खड़े खड़े हमारा मुंह क्या ताक रहे हो? वन का चप्पा चप्पा छान मारो, जाओ और सुनो, हमारे सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को भी अपने साथ ले जाओ। यदि उन यवनों के साथ युद्ध करना पड़े तो कदापि पीछे नहीं हटना। हमें मृगनयनी वापस चाहिए। जाओ और याद रहे, यदि मृगनयनी को नहीं ढूंढ पाए तो खाली हाथ लौटने का दुस्साहस मत करना। अपनी असफलता के चिन्ह स्वरूप अपने कटे सर भिजवा देना हमारे पास। जत्रसेन जी, आपने बिना सुरक्षा सैनिकों के राजकुमारी जी को भेज दिया अकेले। यदि उन्हें कुछ हो गया तो इस अपराध का उत्तरदायित्व कौन लेगा? बोलिए। महाराज, वैसा है कि इस सकाल के साथ कभी मेरी कोई समस्या रही ही नहीं। लोग सहजता से व्यास नदी पार करके एक दूसरे की सीमा में आते जाते रहते थे और ये बरसों से चला आ रहा है। इसलिए राजकुमारी के साथ सुरक्षा सैनिक भेजने का प्रचलन कभी चला ही नहीं। अब समय बदल चुका है जत्रसेन जी, अब वो बात नहीं रही। व्यास नदी के उस पार यवनी पताकाएं आक्रमण करने के लिए फड़फड़ा रही हैं और आप हमारी मैत्री संधि को भूल गए। आप भूल गए कि आपको सुरक्षा देने के बदले में हमने आपसे क्या मांगा था? बोलिए। यदि राजकुमारी मृगनयनी को कुछ हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। यवनों को उछल कर रख देंगे, उन्हें
तुम्हारे जैसों से। घृणा है मुझे उन सब युद्धोन्मादियों से जो इस हंसते खेलते संसार को रक्त से रक्त रंजित बना देते हैं। मानव का रक्त बहाने वाले जंगली हत्यारे। किसी मानव को यूं नृशंसता से मारने का साहस कैसे कर लेते हो तुम? आत्मा नहीं कचोटती भीतर से तुम्हारी? यवन थे वे। यवन थे, चाहे कोई भी थे, पर थे तो हमारे जैसे मानव, जीते जागते मानव। और तुमने मार दिया उन्हें इतनी निर्दयता से। जो जीवन दे नहीं सकता उसे जीवन लेने का अधिकार किसने दिया? चले जाओ यहां से। अब हम जीवन में कभी भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे, कभी नहीं। चले जाओ यहां से। यदि मैं उन्हें नहीं मारता ना, तो वो तुम्हें मार डालते, या उससे भी अधिक। तुम्हें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते वे। तुम्हारे जीवन, तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए मारा है मैंने उन्हें। हमने कहा था तुम्हें हमें बचाने के लिए या उन्हें मारने के लिए? जब हमने तुमसे कुछ नहीं कहा तो तुमने उन्हें क्यों मारा? मेरे पास अपने भी कई कारण थे। कारण तो हर कोई बता सकता है मारने का। संभव है जीवित होते तो वे यवन भी मारने का कोई ना कोई कारण जरूर बता देते, किंतु सिर्फ कारण बता देने से किसी का गया हुआ जीवन तो वापस नहीं आता ना। पशुओं के पास कोई विकल्प नहीं होता, इसीलिए वे जीने के लिए एक दूसरे का जीवन लेते हैं। किंतु मानव को तो ईश्वर ने हृदय दिया है, भावनाएं दी है और साथ में बुद्धि भी दी है। इसीलिए मानव के पास सदा विकल्प होता है, हिंसा का भी और अहिंसा का भी। किंतु जिनमें भावनाएं ना हो, संवेदनाएं ना हो, वो तुम्हारी तरह लोगों के केवल प्राण ले सकता है। तुम तो मानव होकर भी पशु हो, लोगों का रक्त बहाकर आनंद लेने वाले जंगली पशु। कभी कभी नियति के हाथों मनुष्य इतना विवश हो जाता है कि वो मरने मारने को नहीं चुनता, बल्कि मरना मारना स्वयं उसे चुन लेता है। राजमहल के सुख वैभव और सुरक्षा में रहने वाली राजकुमारी क्या जाने जीवन जीने की चुनौतियों को। हम नहीं जानते जीवन की चुनौतियां। हमने अपने पिता और अपने भाई को अपनी आंखों के सामने युद्ध भूमि में शहीद होते हुए देखा है। अपनी आंखों के सामने अपनों को मरते हुए देखने की पीड़ा तुम नहीं जानते। अपना दुख
सबको बड़ा लगता है, किंतु हमारे समय की कड़वी सच्चाई यही है कि यदि हमें जीना है, यदि हमें आत्मसम्मान से जीना है, तो कठोर बनना पड़ता है। हिंसा, बिना हिंसा के आत्मसम्मान से जीना संभव ही नहीं। तलवार की शक्ति से छीना जाने वाला सम्मान सच्चा सम्मान नहीं होता। हिंसा पर खड़ा आत्मसम्मान आत्मसम्मान नहीं, अपराध होता है। सच्चा जीवन, सच्चा आत्मसम्मान वही होता है जो मानवीय गुणों से मिले, अहिंसा से मिले। दूसरों का जीवन लेकर किसी का जीवन बचाना पशुता है। ये युद्ध, ये संहार, ये हत्याएं, ये सब कहां ले जाएंगे हमें? आंख के बदले आंख के नियमों पे चलते चलते मानव इस सारे विश्व को अंधा बना देगा। जीवन के बदले जीवन, इस नियम पर चलते चलते ये हंसता खेलता संसार शमशान बन जाएगा। और कौन कर रहा है ये सब? जिनकी आत्मा मर चुकी है, जिनकी भावनाएं मर चुकी है, जिनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। घृणा है मुझे तुमसे और तुम्हारे जैसों से। घृणा है मुझे उन सब युद्धोन्मादियों से जो इस हंसते खेलते संसार को रक्त से रक्त रंजित बना देते हैं। यदि तुम सकाला वाले लड़के को मेरे पास ढूंढ के नहीं लाए तो मैं तुम सबकी एक एक करके हत्या कर दूंगा। चलो। मौर्य ने हमारी पूरी सैनिक टुकड़ी को मार दिया। क्या बात कर रहे हो? अरे ये कैसे हो गया? खामोश, 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 एक व्यक्ति कैसे हमारे वीर ग्रीक सैनिकों की टुकड़ी को समाप्त कर सकता है? श्रीमान, वो एक थे या अनेक, ये तो मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता। इस जंगल को वो निश्चित रूप से हम ग्रीक सैनिकों से अधिक जानता है। युद्ध के समय जंगलों में अचानक वो कहीं से भी प्रकट हो जाता और एक एक करके हम ग्रीक सैनिकों को मार गिराता। देखते देखते मेरी आंखों के सामने उसने वीर ग्रीक सेना की पूरी टुकड़ी को समाप्त कर दिया। वो मौर्य हमारी ग्रीक सेना को समाप्त करने ही इस जंगल में आया है। मेरे विचार से हमें पूरी सेना के साथ जंगल में धावा बोल देना चाहिए, नहीं तो वो वहां से भाग जाएगा। मुझे लगता है कि इस धरती के देवता हमसे रुष्ट हैं। हमें व्यास नदी को पार करने का विचार छोड़ देना चाहिए श्रीमान। खामोश! हमें क्या करना है और क्या नहीं, इसका निर्णय हम करेंगे। लिनारस,
तुम तुरंत उस सकाला के एकमात्र बचे हुए सैनिक को ढूंढो। इस बार हम स्वयं इस बात की जांच करेंगे। कलिस्टस, मुझे लगता है ये मौर्य हम भारतीयों को नहीं मारेगा। मौर्य नहीं मारेगा? क्यों नहीं मारेगा? हम भारतीय तो हैं, पर ग्रीक सेना में नौकरी करते हैं और विदेशी आक्रमणों के प्रभाव से अपने भाइयों की हत्या कर रहे हैं। मौर्य जैसे ग्रीक सैनिकों को मारेगा, ठीक वैसे ही हमें मारेगा। कहाँ है वो? लगता है मौर्यों ने यमनों की एक ही झटके में कमर तोड़कर रख दी। तुम लोग जिसे छिपा रहे हो, उसने हमारा राज छीन चुराया है, उसका अपमान किया है। अरे हमें क्या पता कहाँ है सकाला वाला लड़का? हम लाए थे उसे। ढूंढो स्वयं जाके। ये आंखें दिखाना बंद करो हमें। बहुत बोल रही है, पकड़ो इसे। अरे इसे पकड़ने से क्या होगा? पकड़ना है तो उस लड़के को पकड़ो जो सकाला से आया है। नौकर नहीं है तुम भारतीयों के, हम मालिक है तुम्हारे और तुम दास हो हमारे। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना पड़ेगा तुम्हें। और आज से मुझसे कोई ऊंचे स्वर में बात नहीं करेगा। कान खोल कर सुन लो मेरा आदेश। यदि तुम सकाला वाले लड़के को मेरे पास ढूंढ के नहीं लाए तो मैं तुम सबकी एक एक करके हत्या कर दूंगा। लो, इसे खा लो। यह औषधि घावों के लिए संजीवनी है। खा लो, अभी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। जानते हो, आज के बाद हम कभी तुम्हारा चेहरा तक देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम एक जंगली हत्यारे हो, एक रक्त पिपासु हो। फिर भी मानवता के नाते हम तुम्हें इस स्थिति में छोड़कर नहीं जा सकते थे। किसी के जीवन को बचाने का मर्म है ये। चाहते तो तुम भी उन्हें छोड़ सकते थे। वे भी किसी की संतान होंगे, उनके भी बाल बच्चे होंगे, नाते रिश्तेदार होंगे। भविष्य में किसी की भी हत्या करने से पहले हो सके तो इन सब बातों को सोचकर देखना। और हाँ, हम ईश्वर से अवश्य प्रार्थना करेंगे कि हम दोनों को भविष्य में दोबारा मिलने का कोई अवसर ना दे। कहाँ चले? देखिए, अभी आपको आराम की जरूरत है। हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम चले जाएंगे अपने आप। क्या भरोसा, जंगली कहीं का। जिसे उनका हाल किया
ऐसे ही हमारा भी किया तो? तुमसे कुछ पाने के लिए नहीं कर रहा हूं ये सब, कर्तव्य है मेरा, इसलिए कर रहा हूं। कर्तव्य? क्या है तुम्हारा कर्तव्य? जो तुम्हारी बात ना माने उसे मार दो, यही है ना तुम्हारा कर्तव्य? है ना? है ना? घृणा है मुझे तुमसे, घृणा।